Bismillahirrahmanirrahim. Today we will be studying emotions. अच्छा जी, इमोशंस जो हैं ये क्या होता है? Let's study what are emotions. Emotion is a complex psychological phenomena which occurs as animals or people live their lives. Okay, emotion एक psychological phenomena है जो human beings में भी है और animals में भी होता है. It is intense feeling that are directed at someone or something. Emotion हमारी intense feelings होती हैं जो कि किसी इंसान के ऊपर, किसी दूसरे के ऊपर, किसी चीज के ऊपर, किसी सिचुएशन के ऊपर जो है वो हम इसको डायरेक्ट करते हैं, उसको बोलते हैं कि ये हमारे इमोशंस हैं। अच्छा, इमोशंस में तीन चीजें आती हैं। आप लोगों ने कहा कि इमोशंस में हम फीलिंग्स के साथ भी रिलेट करते हैं। यस, फीलिंग्स होती हैं इमोशंस में, हमारे एक्सप्रेशंस होते हैं और हमारे फिजियोलॉजिकल अरोजल होता है। फीलिंग्स कैसे आती है कि कॉन्शियसली एक्सपीरियंस, जो हम कॉन्शियसली एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं उसको हम कहते हैं कि ये हमारी फीलिंग्स है। एक्सप्रेशंस, जो कि हमारे एक्सप्रेशन दूसरे देख रहे होते हैं, वो भी हमारे इमोशंस नजर आ रहे होते हैं। अगर वी आर हैप्पी, वी आर सैड, वी आर एंग्री, हम वी आर क्राइंग, फीलिंग लाइक क्राइंग, वी आर फीलिंग लाइक डिस्गस्टिंग, तो वो सारी जो हम एक्सप्रेशन शो कर रहे हैं वो भी हमारे इमोशंस होते हैं। और उसके बाद एक्शंस ऑफ द बॉडी, हमारी बॉडी में जो फिजियोलॉजिकल अरोजल हो रहा है, जो सिम्टम्स आ रहे हैं, उसकी वजह से जो हमारे फेशियल एक्सप्रेशंस चेंज हो रहे हैं, वो भी हमारे इमोशंस के अंदर आता है। कहते हैं कि इमोशंस के दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक मेंटल होता है और एक फिजिकल होता है। मेंटल कंपोनेंट के अंदर हमारी थिंकिंग आती है, हमारी मेंटल पैटर्न्स आते हैं, जो हमारी कॉग्निशन होती है, जिसमें हमें अवेयरनेस होती है किसी सेंसेशन की, किसी भी इवेंट की, किसी चीज की अवेयरनेस होती है और उसका कॉज जो है वो हमारी कॉग्निशन में आता है। कहते हैं अफेक्ट होता है। अफेक्ट फीलिंग होती है हमारी, इटसेल्फ जो फीलिंग होती है उसको हम अफेक्ट कहते हैं। और कोनेशन जो है वो होती है कि जब हमें अर्ज आ रही होती है कि हम इसके ऊपर एक्शन लें, जो भी सिचुएशन है या जो भी एक इवेंट है उसके ऊपर हम एक्शन लें, जब एक्शन की अर्ज होती है उसको हम कहते हैं कि दिस इज ऑल कोनेशन। अच्छा जी, हम एक एग्जाम्पल देखते हैं जिसमें एक लायन है और उसकी आपको साउंड सुनाई देती है रोर की, एंड यू सी, you hear that sound and you think that roar seems to be that of a lion, कि आपको आवाज सुनाई दी है और आपने सोचा कि ये आवाज जो है ये तो शेर की लग रही है। तो दिस इज योर कॉग्निशन, जो आपने थिंक किया और आपने एक पैटर्न बनाया कि दिस वॉइस इज ऑफ रोर वॉइस एंड दिस कैन बी ऑफ अ लॉयंस वॉइस, तो ये आपकी कॉग्निशन हो गई। उसके बाद क्या होता है कि यू फील फ्राइटन, आप इमीडिएट फील करने लग जाते हो, खौफजदा हो जाते हो, डरते हो, इसको आप कहते हो कि दिस इज योर अफेक्ट। एंड आफ्टर दैट व्हाट यू डू, जो आप एक्शन लेते हो वो क्या होगा कि यू विल स्टार्ट रनिंग फॉर योर सेफ्टी, तो आप उसके ऊपर एक्ट करते हो, एक्शन लेते हो वो आपकी सेफ्टी के लिए, उसको हम कोनेशन कहते हैं। तो कहते हैं इमोशंस के अंदर जो फिनोमेना है वो थ्री प्रोसेसेस में होता है। एक हमारी कॉग्निशन होती है, आफ्टर दैट हमारा अफेक्ट होता है, एंड आफ्टर दैट हमारी कोनेशन होती है। ओके, फॉर एग्जाम्पल कोई भी सिचुएशन आती है, आपकी मदर ने आपको डांटा है या लाउड वॉइस आपके घर में सुनाई देती है, तो इमीडिएट आप क्या कहते हो? आप कहते हो कि मुझे ये लाउड वॉइस आ रही है, तो ये वॉइस जो है आई है, तो इमीडिएट आप काम करे हो, चीखने की आवाज आती है, फौरन आपका ब्रेन सोचता है कि कहीं से मुझे लाउड वॉइस आ रही है। तो वो वॉइस जब आई है तो वो आपने क्या किया, आपकी कॉग्निशन है। उसके बाद आपने सोचते हो कि आप फील करते हो कि शायद मैंने कुछ गलत कर दिया है, तो वो आपकी फीलिंग आएगी। फिर आप एक्शन लेते हो कि फौरन से उठ के जाके देखते हो कि मैंने क्या ऐसा किया है, मेरी मदर शाउट करी है या कुछ इस तरह का हुआ है, तो वो जो एक्शन जो आप ले रहे हो वो आपकी कोनेशन आता है। इज दैट क्लियर टू यू ऑल अप टिल नाउ? Yes, miss. Yes, miss. ओके, उसके बाद हम देखते हैं कि हमारे इमोशन जो है वो एसोसिएटेड होते हैं हमारे मूड के साथ। हमारा मूड अच्छा है या बुरा है, हमारे इमोशंस डिपिक्ट करता है। उसके बाद हमारा टेम्परामेंट, टेम्परामेंट हमारी बर्दाश्त का लेवल होता है, वो किस तरह से है, वो भी इमोशंस के साथ एसोसिएटेड होता है। हमारी पर्सनालिटी कैसी है, इधर हमारी पर्सनालिटी जो है वो कूल माइंडेड है या हॉट टेम्परामेंट के साथ है, या हमारी प्लेजेंट पर्सनालिटी है या कंपोज्ड पर्सनालिटी है, वो भी हमारे इमोशंस के साथ डिपिक्ट करती है। फिर डिस्पोजिशन होती है कि आइदर हम कोई भी एक्ट परफॉर्म करें तो हमारे ब्रेन के अंदर, हमारी बॉडी के अंदर, हमारे माइंड में कोई उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग कोई चीज चल रही थी बैक साइड पे,
उसको आप ये बोलोगे कि वो आपकी जो है डिस्पोजिशन है, जो आपकी इनहेरेंट जो इंटरनली बैठी हुई है कोई चीज जो आपको तंग करी है, जिसके ऊपर आप अपना कोई भी एक्शन परफॉर्म करते हो, या जो भी इमोशन आपका किसी स्पेसिफिक चीज के ऊपर आ रहा है, वो आपकी जो है डिस्पोजिशन है। फिर आपकी मोटिवेशन होती है, आपकी मोटिवेशन भी आपके इमोशंस को जो के साथ एसोसिएट करती है, ठीक है। उसके बाद कहता है कि हम इमोशंस को कैटेगराइज करते हैं दो तरह के डिविजन्स में। एक हमारे प्राइमरी इमोशंस होते हैं और एक हमारे सेकेंडरी इमोशंस होते हैं। जो हमारे प्राइमरी तो इमोशंस होते दीदी हैं आप ये क्या जा रहा होते है हैं? टाइम। प्लीज प्लीज म्यूट योर माइक्स बेटा। ओके, प्राइमरी इमोशंस जो हैं हमारे प्राइमरी ह्यूमन इमोशन टाइप्स आर द वन ट्रिगर्ड इन रिस्पॉन्स टू एन इवेंट। प्राइमरी इमोशंस वो होते हैं, कोई इवेंट आता है जिसकी रिस्पॉन्स में हमारा जो वो इमोशन है वो एकदम से ट्रिगर करने शुरू हो जाता है, तो उसको हम कहेंगे कि ये हमारा प्राइमरी इमोशन है। किसी भी इवेंट पे आया और हमारे इमोशन ने जो है वो हमारी बॉडी ने उस पर रिस्पॉन्स करना शुरू कर दिया और हमारा इमोशन ट्रिगर हो गया। प्राइमरी इमोशंस में हमारा लव आता है, हमारा जॉय आता है, हमारा एंगर आता है, सैडनेस आता है, सरप्राइज आता है और फियर। ये हमारे पाइपलाइन बेसिक प्राइमरी इमोशंस है। मोहब्बत करने का, हमारी लव की फीलिंग्स का जो इमोशन है वो प्राइमरी है। हमारी जॉय, हमारी हैप्पीनेस कम्स इनटू आवर प्राइमरी इमोशंस, और एग्रेशन और एंगर वो हमारा प्राइमरी आता है। फिर हमारी सैडनेस जो है, जब हम उदास होते हैं वो भी प्राइमरी में, सरप्राइज हो जाते हैं, शॉक्ड होते हैं वो प्राइमरी में, और फिर हमें फियरफुल होते हैं हम जब, वो भी हमारे प्राइमरी इमोशंस है। आफ्टर दैट वी कैन लुक इनटू सेकेंडरी इमोशंस। कहता है कि वी एक्सपीरियंस फियर, अगर हम फियर को एक्सपीरियंस करते हैं तो हमारे इमोशंस क्या होंगे? वी विल फील थ्रेटेड और वी विल फील एंग्री डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन वी आर एक्सपीरियंसिंग। कहता है कि हम जो सिचुएशन एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं उस सिचुएशन के ऊपर बेस करता है कि हमारा जो है इमोशन किस तरह से होगा, और हम हमारा एक्सपीरियंस क्या होगा, हम किस तरह से एक्सपीरियंस करें। जो चीज हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं वो हमारे सेकेंडरी इमोशंस में आता है। कहते हैं फॉर एग्जाम्पल हमारा पैशन, हम कोई काम करना चाहते हैं उसमें हमारा पैशन किस तरह है, हमारी डेडिकेशन, हमारा जो डिवोशन है वो हमारी सेकेंडरी इमोशन है। ऑप्टिमिस्ट है, अगर हम बहुत पॉजिटिव थिंकर हैं, ऑप्टिमिस्ट हैं, we work for towards our growth, that comes into secondary emotion। इरिटेशन, किसी चीज से हमें इरिटेशन होने लगती है, हम तंग हो रहे हैं, वो हमारे सेकेंडरी इमोशंस होते हैं। डिस्गस्ट आता है, बहुत आपको नागवार कोई चीज लग रही है, बुरी लग रही है, वो आपका सेकेंडरी इमोशन है। शेम की फीलिंग्स जो है वो आपकी सेकेंडरी इमोशंस है। फिर आपकी नर्वसनेस की फीलिंग्स सेकेंडरी इमोशंस है। ये सब कुछ आप एक्सपीरियंस कर रहे होते हो बॉडीली, तो वो आपके सेकेंडरी इमोशंस आते हैं। जो आपकी बॉडी में एक्सपीरियंस हो रहा है, जो बॉडीली चीजें एक्सपीरियंस करे वो सेकेंडरी है। बट जैसे ही आपके फिजिकल फीचर्स आना शुरू हो जाते हैं, जॉय आपकी हैप्पीनेस नजर आ रहा है, एंगर नजर आ रहा है, वो चीजें, आप नर्वस भी हो तो वो आपकी फेस के ऊपर आपकी एग्रेशन शो करेगा, या आपकी डिस्कम्फर्ट शो करेगा, या आपकी जॉयनेस शो करेगा, या सरप्राइजनेस शो करेगा। तो वो जो आपके फेशियल एक्सपीरियंस, साथ में फेशियल एक्सप्रेशन एसोसिएट होते हैं, वो हमारे प्राइमरी इमोशंस जो हैं वो कहलाते हैं। ओके, आफ्टर दैट we will be looking at, okay, positive emotions. There are two kinds of emotions, like positive and negative emotions. These are the further categories of emotions. In positive emotions that lead one to feel good about oneself, which lead to an emotionally happy and satisfied result. Positive emotions are those जो हमें अपने बारे में अच्छा फील कराती है, हमें पॉजिटिव फील कराती है, और हम जो है वो हैप्पीनेस फील करते हैं, सेटिस्फाइड फील करते हैं अबाउट और सेल्व्स। वो हमारे पॉजिटिव इमोशंस हो गए। पॉजिटिव ह्यूमन इमोशंस जो होते हैं उसमें आता है होपफुल आता है। आप जब पॉजिटिव फील कर रहे होते हो तो आप होपफुल हो जाते हो, आप कॉन्फिडेंट हो जाते हो, आप पीसफुल जो है वो फील करते हो, और आपका पीसफुल इमोशन होता है। फिर कहते हैं कि जब आप नेगेटिव इमोशंस जो होते हैं वो क्या करते हैं? नेगेटिव इमोशंस आपकी एनर्जी को सैप कर लेते हैं, सक कर लेते हैं एनर्जी को। आपकी इफेक्टिवनेस जो है, काम करने की जो कैपेसिटी है वो आपकी डाउन हो जाती है।
फिर कहते हैं नेगेटिव इमोशनल स्टेज में यू फाइंड द लैक ऑफ डिजायर टू डू एनीथिंग। आप कुछ भी करने में आपकी जो डिजायर है वो कम होना शुरू हो जाती है। तो नेगेटिव इमोशंस में हमारे एग्जॉस्टेडनेस आ जाती है, जब आप एग्जॉस्ट हुए हुए होते हो, पैनिक होते हो, वो आपकी नेगेटिव इमोशंस में आता है। देन ऑब्नॉक्शियस होते हो आप, लाइक यू फील अनकंफर्टेबल, डिस्गस्टिंग फील करते हो, तो वो आपके सारे जो है ना अवॉइडेंट फीलिंग होती है कि यू वांट टू अवॉइड द सिचुएशन, वो सब जो आपके इमोशंस है वो नेगेटिव है। जब आप कट ऑफ करने की कोशिश कर रहे हो, जब आप बहुत ज्यादा बर्न आउट हो जाता है, तंग होना शुरू हो रहे हो, तो वो आपके नेगेटिव इमोशंस के अंदर आता है। ओके, आफ्टर दैट आता है कि हमारे कौन से फैक्टर्स होते हैं जो हमारे इमोशंस को अफेक्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमारी पर्सनालिटी बहुत ज्यादा इफेक्ट करती है। अगर हमारी पर्सनालिटी जो है वो कूल एंड काम है, तो हमारी जो इसमें आप कह सकते हो कि पर्सनालिटी कैसे हमारा जो इमोशनल कोशेंट होता है, जिस तरह हमारा इंटेलिजेंट कोशेंट होता है, ये हमारे आईक्यू को मैयर करता है, इसी तरह हमारा इमोशनल कोशेंट होता है। जब हमारा इमोशनल कोशेंट होता है वो हमारी इमोशंस को रेगुलेशन में हेल्प करता है कि लाइक किस तरह से हम, कोई सिचुएशन आती है, कोई प्रॉब्लम आती है, तो हम उस इमोशन को किस तरह से हैंडल करते हैं, वो हमारा ईक्यू जो है वो मेजर करता है। तो कहते हैं कि जिस तरह पर्सनालिटी होती है, अगर आपकी प्लेजेंट पर्सनालिटी है तो आप इमोशंस को अच्छे तरीके से हैंडल करोगे। अगर आपकी अनप्लेजेंट पर्सनालिटी है या आपकी ईक्यू लेवल जो है वो आपका लो है, जब ईक्यू लेवल लो होगा तो आप अपने इमोशंस को प्रॉपरली हैंडल नहीं कर सकोगे। तो क्या होगा कि जब कोई भी सिचुएशन आती है, प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन आती है, तो सिचुएशन पे आप जो हो वो इमीडिएटली रिएक्ट कर जाओगे, इमीडिएटली गुस्सा करना शुरू कर दोगे, इमीडिएटली आप शाउट करोगे, आप जो है वो थप्पड़ लगा दोगे, इस तरह की सिचुएशन है, एग्रेसिव हो जाओगे, इमोशंस पे कंट्रोल नहीं कर सकोगे। अगर फील करे किसी सिचुएशन में अनकंफर्टेबल फील कर रहे हो, तो इमीडिएट आप शो कर दोगे कि आई एम फीलिंग अनकंफर्टेबल। वेर एज इसके अलावा अगर आप देखते हो कि आपकी कोई ऐसी सिचुएशन है जिसमें आपको गुस्सा करना है या आपको गुस्सा फील हो रहा है, तो आप कंट्रोल कर रहे हो। जब आप कंट्रोल कर रहे हो, खुद को कंपोस्ट कर रहे हो, तो आप अपनी पर्सनालिटी डिपिक्ट कर रहे हो कि आपको अपने इमोशंस को हैंडल करना आ रहा है। जब आप कहते हैं ना चूज टू रिस्पॉन्ड नॉट टू रिएक्ट, जब आप रिस्पॉन्ड करने का को चूज करते हो तो आप थोड़ा सा डिले कर लेते हो चीजों को, आप इमीडिएट उस सिचुएशन के ऊपर उस तरह से रिएक्ट नहीं करते हो। आप विजिलेंटली थोड़ा सा डिले करते हो, थोड़ा पॉज करते हो, सेंसिबली सोचते हो, फिर उसके ऊपर आप रिस्पॉन्स करते हो। या कोई सिचुएशन आपको जो है वो डिस्कस्टिंग लग रही है, यू आर फीलिंग अनकंफर्टेबल, किसी भी इवेंट पे जाते हो तो आप सोचते हो कि यार थोड़ा सा टाइम है, चलो आई विल पास दिस टाइम, तो आई गो आफ्टर दैट। तो वो जब आप उस पे सोच रहे हो, थोड़ा सा डिले कर रहे हो उस चीज को, तो आप उसके बाद कहते हो कि अब मैं इस चीज से चला जाऊंगा, या मैं थोड़ा सा अपने इमोशंस को आप हैंडल कर रहे हो। तो आपकी पर्सनालिटी डेफिनेटली बहुत ज्यादा डिपेक्ट करती है कि किस तरह की आपकी पर्सनालिटी, इम्पल्सिविटी है नहीं है। तो आपके इमोशन की रेगुलेशन में फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपकी पर्सनालिटी जो है वो मैटर करती है। उसके बाद आपका कल्चर मैटर करता है, कल्चर किस एनवायरनमेंट में हो। कुछ एनवायरनमेंट ऐसे होते हैं जब आप अपने सराउंडिंग्स में आप इमेच्योर लोगों के अंदर रहते हो, जब आप इमेच्योर लोगों के अंदर रह रहे हो, इम्पल्सिव लोगों के अंदर रह रहे हो, आप देख रहे हो कि मेरे सराउंडिंग्स में कोई भी इस तरह की सिचुएशन आई है, लोग स्ट्राइक करने चले गए हैं, लोगों ने जो है वो डिजास्टर सिचुएशंस क्रिएट कर दी हैं या प्रॉब्लम्स क्रिएट करना शुरू कर दिए, तो यू विल कॉपी दैट। तो कहता है कि जब आप इमोशंस के रेगुलेशन में, आपका कल्चर भी बड़ा रोल प्ले करता है कि किस कल्चर में आपकी बिलोंगिंग है, किस इन्वायरमेंट में आप रह रहे हो, तो वो भी डिपेक्ट करता है कि आप अपने इमोशंस को किस तरह से हैंडल करते हो। ठीक है, उसके बाद कल्चर और एनवायरनमेंट बोथ आर कवर्ड। उसके बाद आपका एज फैक्टर आ जाता है। अगर आप थोड़ी यंग एज में होते हो तो आप जो है वो इमोशंस जो है वो हैंडल नहीं कर सकते हो, आपके बहुत प्योरली आप जैसा फील कर रहे होते हो आप बता देते हो। बच्चों के साथ किसी पार्टी में, किसी इवेंट में जाते हो, बच्चों को कोई चीज अच्छी नहीं लग रही होती, बच्चे फौरन से बोल देते हैं, बता देते हैं, आई एम नॉट कंफर्टेबल, आई एम नॉट लाइकिंग दिस आंटी, और ये चीज मुझे अच्छी नहीं लग रही है, या कोई उनको ज्यादा हक कर रहा होता है, किस कर रहा होता है, बच्चे इमीडिएट बता देते हैं। तो बड़े जो है वो थोड़ा सा हैंडल कर लेते हैं, थोड़ा सा क्वाइट हो जाते हैं, थोड़ा सा इग्नोर कर लेते हैं। तो एज जो है वो भी मैटर करती है। जब हम मेच्योर हो जाते हैं तो यू कैन हैंडल योर इमोशंस बेटर एज कम्पेयर टू व्हेन यू आर अ चाइल्ड। एंड आफ्टर दैट आपका जेंडर मैटर करता है। कहते हैं जेंडर जो है
साइकोलॉजिकल रिसर्चेस डिफरेंट देखो तो कहते हैं कि मेन जो है वो जो है इमोशनली थोड़े स्टेबल होते हैं, वमेन नहीं होती। कुछ कहते हैं जी वमेन स्टेबल होती है, मेन जो इमोशनली स्टेबल नहीं होते। ज्यादा कोई भी सिचुएशन आती है तो वमेन जो है वो ये ज्यादा अच्छे तरीके से हैंडल कर लेती है एज कम्पेयर टू मेन। कुछ रिसर्चेस कहती हैं मेन जो है वो ज्यादा अच्छे से कंपेयर जो है सिचुएशंस को हैंडल करते हैं एज कम्पेयर टू वमेन। तो ये भी जेंडर टू जेंडर जो है वो वेरी करता है, इसमें कंट्रडिक्शंस भी आ रही हैं, बट जेंडर डू प्ले इम्पोर्टेंट रोल। आफ्टर दैट वेदर आता है, कहते हैं कि जब आपका वेदर जो है वो गर्मी होती है बहुत ज्यादा तो आप इरिटेबिलिटी ज्यादा फील करते हो, आपको गुस्सा आता है और आपके इमोशंस जो है वो राइजन होते हैं। जब आप बाहर जाते हो, यूनिवर्सिटी से आ रहे हो और जा रहे हो, गर्मी से आ रहे हो, गर्मी से जा रहे हो, मार्केट जा रहे हो, वापस आते हो तो आप देखते हो आपको गुस्सा ज्यादा आ रहा होता है। इमीडिएट यू वांट टू ड्रिंक वाटर, इमीडिएट यू वांट टू सिट इन अ रिलैक्स्ड एनवायरनमेंट, और जो है आपको चाहिए कि यार एसी ऑन है या ठंडा सा रूम एनवायरनमेंट अच्छा हो जहाँ पे मैं आराम से बैठ जाऊँ, रिलैक्स करूँ। तो वो आपके का एग्रेशन, आपके इमोशंस जो हैं वो इरिटेबिलिटी के, डिस्कस्टिंग के, आपके वो इंक्रीज हो जाते हैं। उसके अलावा अगर आपका वेदर जो है वो कोल्ड है तो आपके इमोशंस बेटर होते हैं कि आपको गुस्सा जो है वो इतना ज्यादा नहीं आ रहा होता, हैप्पी मूड भी हो सकता है, बाहर से होकर आते हो तो आपका मूड जो है वो जॉयफुल भी हो सकता है। तो वो मैटर करता है। फिर कहते हैं स्ट्रेस लेवल जो है वो बहुत मैटर करता है। अगर आप स्ट्रेस ले रहे हो, ज्यादा स्ट्रेसफुल सिचुएशन में हो तो आप जो कंफ्यूज होगे, इरिटेबिलिटी होगी, आपके अंदर गुस्सा आ रहा होगा। अगर आप स्ट्रेसफुल सिचुएशन में नहीं हो तो रिलैक्स हो, आपका कोई कंफ्लिक्ट नहीं है, प्रॉब्लम सॉल्व है, तो आप पीसफुल हो गए, आप अच्छे से बात करोगे, चीजें डिस्कस करोगे और आप जो है वो हेल्दी इन्वायरमेंट जो है वो मेंटेन करोगे। तो कहता है कि फैक्टर्स डिफरेंट होते हैं हमारे इमोशंस को रेगुलेट करते हैं, हमारे इमोशंस को अफेक्ट करते हैं, जिसमें वी हैव स्टडीड हमारा कल्चर, हमारा एनवायरनमेंट, हमारी जो है वेदर किस तरह से इसमें रोल प्ले करता है, हमारी पर्सनालिटी, हमारा एज, जेंडर एंड stress. These all are the important factors which are affecting our emotions. Okay, after that, it comes that how we perceive emotion. अगर कोई हमारे सामने है और हम किस तरह से perceive कर सकते हैं कि जो नेक्स्ट पर्सन है उसका इमोशन कैसा है या वो किस तरह से फील कर रहा है, तो कहते हैं कि बॉडी पोस्चर बहुत ज्यादा मैटर करता है। द वे वी होल्ड आवर बॉडीज व्हेन वी वॉक, जब हम वॉक कर रहे होते हैं तो हम अपनी बॉडीज को किस तरह से होल्ड करते हैं। जब हम स्टैंड हुए हुए स्टैंडिंग पोजीशन में और वी आर इन अ सिटिंग पोजीशन, तो हमारे जो क्यूज हैं, बॉडी पोस्चर के क्यूज हमारी इमोशनल स्टेट को डिपिक्ट करते हैं। कहता है कि इट क्लूज देम into how relaxed or tense we are, how confident or shy we are. अगर हम हाथ को यूं बार बार कर रहे हैं या अपनी इस तरह से उंगलियां प्रेस कर रहे हैं, इट शोज कि हम थोड़ा सा कंफ्यूज्ड हैं। अगर हम कहीं बैठे हुए और बहुत आगे होकर कॉन्शियसली बैठे हैं तो इट शोज कि हमारी हम कंफर्टेबल नहीं है, थोड़ा हम कॉन्शियस हैं। तो अगर हम रिलैक्स पोजीशन में बैठे हैं तो ये शो करेगा कि हम अभी रिलैक्स पोजीशन में। जिस तरह से देखा जाए तो आमना जो है वो बहुत कॉन्शियसली सुन रही है राइट नाउ, तो वेयरएज वर्षा पहले थोड़ा कॉन्शियस थी, अभी थोड़ा सा रिलैक्स्ड पोजीशन में है। मिनहल जो है वो बोथ है, शी इज रिलैक्स्ड एंड शी इज कॉन्शियस टू। हफ्सा जो है वो थोड़ी सी थकी थकी सी है और उनका जो है वो पोस्चर जो है वो फील करा रहा है। तो ये आप देख सकते हो कि किस तरह से हमारी, फिर कहता है कि डिपेंडिंग ऑन हाउ क्लोज वी आर स्टैंडिंग टू वन अनदर। कहता है कि जब हम किसी से बात कर रहे हैं तो ये भी डिपेक्ट करता है कि इट कैन आल्सो शो एग्रेशन और लव और डोमिनेंस और सबमिशन। कहता है कि जब हम किसी के साथ बहुत ज्यादा क्लोज हो रहे होते हैं या हम क्लोजली खड़े हुए हैं तो हमारा शो करेगा कि मेरी अटैचमेंट है। अगर हम कहीं जाते हैं, कुछ मॉर्निंग शोज आप देखते हो जिसमें सिटिंग पोजीशन ये है कि सामने एक वो जो होती है कंपेयर या होस्ट, वो बैठी नहीं है, गेस्ट को बुलाया हुआ है। तो अगर एक दो गेस्ट की आपस में राइवरी चल रही है या कुछ इस तरह से आप कुछ देखोगे कि लाइकिंग्स की कुछ अगर फोकस करो तो उसमें टांग के ऊपर टांग रख के कुछ यूं बैठे होंगे, सबने उधर किया हुआ होगा मुंह, बीच में से कोई एक होगा जिसका बॉडी पोस्चर यूं होगा। तो वो एक आपकी बिलोंगिंगनेस जो है वो शो नहीं करती। अगर सब मीडिया में है, बीच में एक डिफरेंट है, तो उसका बॉडी पोस्चर आपको उसकी एंजाइटी या बॉडी कंफर्ट के बारे में बताएगा। तो उसके इमोशंस को आप उससे डिपिक्ट कर सकते हो कि किस तरह से इंडिविजुअल का बॉडी पोस्चर है। अगर आप कहीं जाते हो, आपको इंडिविजुअल पसंद नहीं है
तो आप उसके साथ एक सोशल, अभी तो कोविड की वजह से वैसे ही हमें सोशल डिस्टेंसिंग करनी होती है, बट इससे पहले अभी थोड़ा मुश्किल हो गया जब पिक करना। बट अदरवाइज आप जाते हो कहीं तो देख सकते हो कि अगर कोई इंडिविजुअल मेरे ज्यादा करीब हो रहा है या खड़ा हुआ है, तो दैट इंडिविजुअल हैज अ फीलिंग ऑफ लाइकिंग्स फॉर मी, या मेरी उसके साथ लाइकिंग की फीलिंग्स है। अगर कोई आपके साथ थोड़ा दूर है या रूड है, या उसके फेशियल जो है डायरेक्शन आपकी तरफ नहीं है दूसरे की तरफ है, तो यू कैन फील कि उसकी बॉडी वाइब्स क्या आ रही हैं और उसका इमोशन आपके लिए किस तरह से है, एक्सेप्टेबल है या डिस्गस्टिंग है या एग्रेशन है या कंफर्ट या जॉय है। उसके बाद कहता है कि स्पीच पैटर्न्स भी हमारे बहुत ज्यादा इमोशंस को डिपिक्ट करता है। कहता है कि वी मे चूज और वर्ड्स केयरफुली, कहता है कि हमें अपने वर्ड्स को बहुत केयरफुली चूज करना चाहिए जब हम एंग्री होते हैं या फिर हम अपनी हैप्पीनेस को एक्सप्रेस कर रहे होते हैं। कहते हैं और इमोशंस कॉज अस नॉट ओनली टू फील डिफरेंटली बट ऑल्सो टू स्पीक डिफरेंटली। हमारे इमोशंस हमें सिर्फ फील डिफरेंट कराने का मकसद नहीं होता, हमारे इमोशंस हमें ये भी बता रहे होते हैं साथ साथ कि हमें किस तरह से स्पीक करना है, रिएक्ट किस तरह से सिचुएशंस में करना है, और अपनी स्पीच को किस तरह से हैंडल करना है, किस तरह से रखना है। अगर हम गुस्सा होते हैं तो हमारी स्पीच एकदम पिच हाई हो जाती है, हम गुस्सा करने लग जाते हैं। अगर हमारा मूड अच्छा होता है, हम अच्छा फील कर रहे होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, रिलैक्स्ड होते हैं, तो क्या करते हैं हम अच्छे से बात कर रहे होते हैं, स्माइल दे रहे होते हैं, तो हमारी स्पीच में भी एक पोलाइटनेस आ जाती है। कहते हैं कि जब किसी से बात मनवानी है, अपने फादर से आपको कोई चीज चाहिए या कोई भी आपका फैमिली मेंबर है, किसी से कोई बात करना होती है, तो आप क्या करते हो, आप अगर उसके साथ अच्छे से देखते हो पहले कि उसका मूड कैसा है। क्यों मूड देखते हो? क्योंकि जब आप मूड देख रहे हो और प्लेजेंट मूड होगा तो उनकी स्पीच जो है वो पॉजिटिव होगी। अगर मूड अच्छा नहीं होगा तो आपको रिस्पॉन्स अच्छा नहीं मिलेगा। ठीक है, तो उस वजह से आप ये देखते हो, तो आपका जो मूड है वो भी आपकी स्पीच में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो कहता है कि आपके इमोशंस वो स्पीच को डिपिक्ट करता है। कहते हैं स्पीच पैटर्न्स हमारे जो है वो हमारी इमोशनल स्टेट पे है। अगर हम रिलैक्स्ड इमोशनल स्टेट में है तो हमारी स्पीच पैटर्न चेंज होगा। अगर हम एंग्शियस या स्ट्रेसफुल सिचुएशन में है इमोशनल स्टेट में, तो हमारी स्पीच डिफरेंट होगी। कहता है और रेगुलर cadence can increase or decrease in rate and pitch, tone, volume, and or inflection, and even accent may be affected। कहता है कि जो हमारी रेगुलर एक रिदम होता है हमारी स्पीच का, कैडेंस मींस रिदम, हमारा रेगुलर जो रिदम है, फॉर एग्जांपल वो डिस्टर्ब हो जाता है जब आपकी स्पीच, जब आपकी इमोशनल स्टेट जो है डिस्टर्ब होती है। फॉर एग्जांपल आप क्लास में टीचर को कहते हो, टीचर क्लास में आता है तो आप देखते हो कि इमीडिएट आते कहते हो जी आज क्विज नहीं होना, क्विज नहीं लेना, विदाउट एनी नोटिसिंग कि टीचर का मूड कैसा है, तो आपको उसका रिस्पॉन्स डिफरेंट मिल सकता है। अगर टीचर आया उसने फ्रेंडली मैनर में अच्छे से उसका मूड आपने डिपिक्ट कर लिया है कि मैम का मूड अच्छा है, उस टाइम पे मैं ये बात मनवा सकती हूँ देख के, तो आप कहते हो कि आज क्विज ना ले लें, कल ले लें, तो वहां पे आपको थोड़ा एडवांटेज मिल जाता है। अगर टीचर ऑलरेडी हो कि जी आप लोग क्लास में जी है वो पिछला क्विज अच्छा नहीं दिया, या क्लास में जो आप लोगों पे ही गुस्सा हो किसी चीज पे कि प्रेजेंटेशन दी थी हुई नहीं है, टास्क आपने कंप्लीट किया नहीं है, अटेंडेंस पे कुछ इशू है, उस टाइम पे आप अपनी डिमांड नेक्स्ट करें जी हमारी ये बात भी मान ले, तो डेफिनेटली वो जो है आपका उस तरह से फ्रूटफुल नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल आप अपने फादर से कोई चीज लेना चाह रहे हैं और आपका रिजल्ट अच्छा नहीं आया है, और आप कहते हैं जी अभी आपने रिजल्ट दिखाया है, 10 मिनट बाद आप कह रहे हैं कि आई वांट ये मुझे जो है ना वो नया फोन ले दे, तो कॉमन सेंस की बात है आपको नया फोन मिलेगा, जूते पड़ेंगे। तो आप नेक्स्ट इंडिविजुअल की इमोशनल स्टेट देखते हो, और इमोशनल स्टेट के ऊपर उसकी स्पीच मैटर करती है कि अगर उसकी इमोशनल स्टेट जो है ऑलरेडी वो अनकंफर्टेबल है, वो इरिटेबल है, उसकी फीलिंग इस तरह से है, उसके बाद आप अपनी डिमांड्स पुट कर रहे हो, तो डेफिनेटली आपको उसका फ्रूटफुल रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा। वो इमोशनल स्टेट इंडिविजुअल की स्पीच के अंदर भी डिपेक्ट होती है। ठीक है, आफ्टर दैट वी विल बी लुकिंग एट जेस्चर्स। कहता है कि आप जेस्चर से भी अगले की पर्सनालिटी बहुत ज्यादा स्टडी कर सकते हो, अगले की इमोशंस को स्टडी कर सकते हो। जेस्चर्स टेक ऑन डिफरेंट मीनिंग्स। कहते हैं जेस्चर्स डिफरेंट कल्चर्स में डिफरेंट मीनिंग्स होते हैं। जेस्चर्स इन जनरल इज वन वे humans communicate emotions to each other non-verbally। non-verbal body communication होती है। फॉर एग्जाम्पल आप कहीं जाते हो और आप किसी से बात करना चाह रहे हो, अभी आपने बात स्टार्ट नहीं की है, लेकिन नेक्स्ट इंडिविजुअल की बॉडी पोस्चर आपने देख लिया, आपके इमोशंस आपने देख लिए, उसके बाद आप उसकी देखते हो कि किस तरह से
जेस्चर्स हैं। जेस्चर्स में फेशियल एक्सप्रेशंस को देखते हो कि अगर कोई इंडिविजुअल आपको थम्स अप कर रहा है तो मीन्स यू हैव डन अ गुड जॉब। कोई आपके साथ हाई फाइव कर रहा है तो हमारे कल्चर में हाई फाइव जो है वो उसको अप्रिशिएट करने के लिए होता है। भी किसी और कल्चर में हाई फाइव का मीनिंग डिफरेंट हो सकता है, ठीक है, तो इनकरेज करने के लिए यूज करते हैं हम। तो इसी तरह अगर फेशियल एक्सप्रेशंस की आप स्लाइड देखो तो उसमें देखोगे कि फर्स्ट आप देख रहे हो कि जहाँ पे वो इंडिविजुअल जो है वो कंफ्यूज हुआ हुआ है, सेकंड में सरप्राइज्ड एंड शॉक, थर्ड आप अगर देखो यहाँ पे वो डिस्गस्टिंग का इमोशन दे रहा है। इस तरह के इमोशंस आ रहे हैं। इसमें फिर आप देखो कि ये जो सेकंड वाली फिगर है ये फियर की भी इमोशन हो सकती है। फिर ये जो फोर्थ है इसमें भी शॉक का दे रहा है। उसके बाद ये आप नेक्स्ट देखते हो तो यहाँ पे जॉयफुल है। उसके बाद नेक्स्ट जो है ये सैड है। तो आप अगले की फेशियल एक्सप्रेशन से देख लेते हो। अगर फॉर एग्जाम्पल किसी की डेथ हो जाती है, डेथ सेरेमनी पे जाते हो, सब सैड है, वहां पे एक बंदा हंसना शुरू हो जाता है, तो यू विल बी फीलिंग लाइक दैट इंडिविजुअल इज शी और ही इज अ मैड। तो आपको इमीडिएट वो वाइब्स आ जाती है, तो आप इमोशंस को डिटेक्ट कर लेते हो। अगर सीरियस टाइम है तो उसमें क्लास में सब कुछ सीरियस चल रहा होता है, बीच में बच्चा जो है वो जो है वो करना शुरू हो जाए, इमोशंस डिफरेंट शो करना शुरू कर दे, फेशियल एक्सप्रेशंस शो करना शुरू कर दे कि आई एम नॉट कंफर्टेबल, डिस्गस्टिंग और इस तरह से, तो आप इमीडिएट स्टूडेंट की बॉडी लैंग्वेज से भी हम टीचर्स डिपिक्ट कर लेते हैं कि आइदर स्टूडेंट का क्लास में जो है वो इंटरेस्ट लेवल जो है वो किस तरह से है। जैसे कि मैं भी डिपिक्ट कर सकती हूँ, सैफ को बहुत सख्त नींद आई हुई है, कह रहा है कब मैम बोलना बंद करेंगी तो मैं जो हूँ वो सोऊंगा, सुबह से क्लासेस ले रहा हूँ। तो उसकी इरिटेबिलिटी हमें फेस पे नजर आ रही है। वर्षा को पता चल गया है कि यार अब मैम तो देख रही है, तो जो है मेरी थोड़ी जो है इंटरेस्ट भी अच्छा जा रहा है, मजे का समझ आ रहा है, तो इसको इंटरेस्ट भी आ रहा है इसका, तो शी इज हैविंग अ स्माइल ऑन हिज फेस। मिनल बड़े सीरियस होकर लेकिन अपनी बॉडी जो लैंग्वेज है उसकी वो जेस्चर उसका सीरियस आ रहा है और वो अपना इंटरेस्ट शो कर रही है। हफ्सा जो है उसको बहुत मजा आ रहा है कि हाँ हम दूसरों की बॉडी लैंग्वेज को किस तरह से स्टडी कर सकते हैं, तो शी इज शोइंग फेशियल एक्सप्रेशंस ऑफ स्माइल एंड कंफर्ट। और जो है अभी वरीशा आप हफ्सा की इमोशनल स्टेट डिपिक्ट करके बताओ, हफ्सा की कैसी इमोशनल स्टेट लग रही है आपको? बस बहुत ही सीरियस किस्म की। लग रही है। और अच्छा हफ्सा आप बताओ वरीशा की कैसी इमोशनल स्टेट राइट नाउ लग रही है? मिस और उसके वरीशा जैसे, जेस्चर्स, यस जेस्चर्स मिस वरीशा ऐसे लग रही है, मतलब इसको बहुत मजा आ रहा है, इंजॉय कर रही है ये। अच्छा यानी कि मैं सबकी जॉयफुल शक्लें देख आपको। के मजा आ रहा है, सबको देख के ना। सबके डिफरेंट डिफरेंट मूड्स है अभी। हाँ, और attempt, disgust, fear, happiness, sadness and surprise seem to be seven universal facial expressions। कहते हैं यूनिवर्सल फेशियल एक्सप्रेशंस हैं और जो कि इंडिविजुअल जो है वो अनकॉन्शियसली इनको रिकॉग्नाइज भी कर सकता है और इंटरप्रेट भी कर सकता है। हमारे फेशियल मसल्स जो हैं there are 44 of them are able to communicate important non-verbal messages in a split second। कहता है हमारे 44 फेशियल मसल्स जो हैं वो हमारी जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होती है वो डिटेक्ट करते हैं और हम समझ सकते हैं। हमारी ह्यूमन बींग्स की कैपेसिटी होती है कि अगर कोई इंडिविजुअल हमसे बात नहीं करा, हम उसकी बॉडी लैंग्वेज, हम उसके फेशियल एक्सप्रेशंस को, उसकी पिच को हम देख कर, उसके जो है जेस्चर्स उनको देखकर हम उसकी पर्सनालिटी पे बात कर सकते हैं, या हम बोल सकते हैं कि राइट नाउ यू आर नॉट फीलिंग कंफर्टेबल, यू आर नॉट इजी, यू आर स्ट्रेस्ड, यू आर हैप्पी। सो हम जो है वो हम कैपेबल होते हैं कि इस पे हम बात कर सकते हैं। Okay, after that we will be studying the theories of जो है ना emotions. In this first theory is James Lange theory. James Lange theory says कि see there is an example, कहता है कि if I am afraid because I am shaking, ठीक है, ये जेम्स लेंग थ्योरी की स्टेटमेंट है। कहता है कि if you hear a snarling dog's voice and an autonomic nervous system arousal changes in your body। कहता है कि आप एक डॉग की आवाज, स्नर्लिंग आवाज सुनते हो और आपकी फिजियोलॉजिकल चेंजेस होती हैं बॉडी में, उसके बाद आपको फियर होता है कि आप जैसे ही आपने आवाज सुनी है आपको फिजियोलॉजिकल चेंज होगा बॉडी में, उसके बाद आप फियरफुल हो जाओगे। ये कहता है जेम्स लेंग, ठीक है। जेम्स लेंग ने कहा कि फिजियोलॉजिकल चेंज होना बहुत ज्यादा जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल आप पे कोई किसी ने डांट दिया, इमीडिएट आपने रोना शुरू कर दिया, रोए हो
क्योंकि आपके आंसू निकले हैं, वो फिजियोलॉजिकल चेंज हुआ है, उसके बाद आपने फील किया कि जी मेरे साथ ये बुरा हो गया है, या आपने सैड फील किया। तो जेम्स लेंग का कहना है कि कुछ भी इवेंट होता है तो सबसे पहले तो हमारा फिजियोलॉजिकल चेंजिंग्स होती हैं। वेयरएज कैनन बार्ड जो है, कैनन बार्ड कहता है कि आई एम शेकिंग एंड फीलिंग ऑफ्रेड एट द सेम टाइम। कहता है कि जब भी स्टर्लिंग डॉग की वॉइस मैं सुनता हूँ तो मेरी सब कॉर्टिकल ब्रेन एक्टिविटी होती है। जब मेरी ब्रेन एक्टिविटी होती है तो उस पे क्या हो रहा है कि मेरा फिजियोलॉजिकल अरोजल है मेरी बॉडी में वो, और मैं जो फियरफुल हो रहा हूँ या मेरी फीलिंग्स हैं, ये दोनों एक टाइम पे साथ साथ चल रही होती है। ठीक है, कि जो मेरा अरोजल है वो भी और मेरा जो फियर है ये दोनों एक साथ पे आएंगी और मैं एक साथ जो है वो इनको डिपिक्ट करता हूँ। ओके, उसके बाद हमारे पास आता है, कहता है कि कैनन बार्ड में हमारा परसीव्ड स्टिमुलस और जो है ये फिजियोलॉजिकल अरोजल और एक्सपीरियंस्ड इमोशन, यानी कि दो चीजों को इकट्ठा लेकर चल रहा है। सिर्फ जो है वो एक्सपीरियंस्ड इमोशन के ऊपर, सिर्फ फिजियोलॉजिकल चेंज के ऊपर नहीं है। कैनन बार्ड का कहना ये है। तो ये कहता है कि जब मुझे आई एम शेकिंग एंड फीलिंग ऑफ इट, कहता है कि मैं शेक कर रहा हूँ, वो मेरी बॉडीली अरोजल है, बॉडीली फिजियोलॉजिकल चेंज है कि मैं शेक कर रहा हूँ, और मैं अफ्रेड फील कर रहा हूँ एट द सेम टाइम। तो ये दोनों चीजें मेरे साथ 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 हो रही हैं, कैनन बार्ड ये कहता है। जो शैक्टर सिंगर है ये कहता है कि दिस स्नर्लिंग डॉग इज डेंजरस एंड दैट मेक्स मी फील अफ्रेड। कहता है कि ये डेंजरस है इटसेल्फ, इसलिए मैं अफ्रेड फील कर रहा हूँ। तो ये कहता है कि जो मेरी कॉग्निटिव अप्रेजल है, यानी कि मेरी थिंकिंग जो मेरे ब्रेन में गई है कि ये चीज डेंजरस है, उसकी वो थिंकिंग आई है, तो वो थिंकिंग और मेरी बॉडीली जो फीलिंग है, मेरा बॉडीली जो फिजियोलॉजिकल चेंजेस है, ये दोनों साथ में हो रही हैं, उसके बाद मैंने अफ्रेड फील किया है। ठीक है, तो वो कहता है कि थिंकिंग मेरे दिमाग में गई है, उसके साथ साथ मेरी बॉडी में चेंज आया है फिजियोलॉजिकल, आइदर मुझे स्वेटिंग स्टार्ट हो गई है, आइदर मैंने जो है वो मुझे मेरे आंसू निकल आए हैं, या मैंने शेक करना शुरू कर दिया है, शिवर करना शुरू कर दिया है। वो जो फिजियोलॉजिकल सिम्टम्स हैं, आपकी कॉग्निटिव अप्रेजल थिंकिंग दोनों मैच करती है, एक साथ में होती है, उसके बाद आपका फियर जो है वो उसकी आती है या आप फील करते हो। ठीक है, तो जेम्स लेंग की समझ आ गई तीनों थेरीज की। बींग्स और एनिमल्स दोनों जो है वो इमोशंस रखते हैं, दे अंडरस्टैंड इमोशन। जब हमारे कोई पेट आपने रखा हो, कैट या डॉग रखा है, तो आप क्या करते हो, आप उनको लैप में ले रहे हो, यू आर गिविंग देम योर टच, तो दे कैन फील योर टच, दे कैन फील योर लव। अगर आप केयर कर रहे हो, पपीज हैं, डॉग्स हैं, तो एनिमल्स हैं, आप उनकी भी केयर करते हो, तो यू कैन हैव अ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड विद देम। अगर जिन्होंने रखी होती है गोट्स, काउज, एनिमल्स भी हैं, तो आप देखोगे जो उनके जिन्होंने पेट्स रखे होते हैं, उन इंडिविजुअल्स की अपनी एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स और बॉन्डिंग्स होती हैं एनिमल्स के साथ, बिकॉज दे कैन अंडरस्टैंड देयर इमोशंस। एक आपने वीडियो शायद देखी थी कुछ टाइम पहले कि किसी ने हॉर्स, एक खातून थी जिन्होंने जिनके पास पेट था एक हॉर्स, एंड शी वाज फीलिंग सो मच अपसेट, शी वाज अपसेट एंड शी वाज क्राइंग एट दैट टाइम। और जो हॉर्स था वो उस लेडी के पास आया और उसके पाँव के ऊपर जो है वो करना शुरू हो गया था उसको ना प्यार। तो शी वाज फीलिंग के जो है कि इस मेरा पेट है और इसने अंडरस्टैंड किया है कि मेरे इमोशंस को। तो जब आप, अगर आप एंजाइटी की सिचुएशन में आप एंजाइटी शो कर रहे हो इन फ्रंट ऑफ द डॉग, तो वो देख रहा है कि ये एंजाइटी शो कर रहा है, ये भाग रहा है, तो उस इमोशन को डॉग अपने ऊपर फियरफुल ले सकता है कि अगर ये रश कर रहा है तो इट कैन हार्म मी, दैट इंडिविजुअल कैन हार्म मी। तो वो हार्म जब करने की सिचुएशन में आता है तो उसकी वजह से ये हो सकता है कि वो इंडिविजुअल जो है, वो डॉग जो है उसको थ्रेट, आपका शाउट करना, चीखना या भागना, वो डॉग को एक थ्रेटफुल सिचुएशन लगे, और उस थ्रेटफुल सिचुएशन पे डॉग जो सिग्नल या मैसेज ले रहा हो वो ये हो कि आई हैव टू वर्क फॉर माय सिक्योरिटी, तो वो सिक्योरिटी पर्पस के लिए भी आपके ऊपर अटैक कर सकता है। ठीक है, James Lane theory, then we studied Cannon-Bard theory and Shachter-Singer theory. Okay, after that, opponent process theory. Opponent process theory क्या कहती है? Opponent process theory suggests that any given emotion also has an opposed emotion. कहता है, for example, अगर fear है, इसका opposite होगा relief और sadness,
फियर का ऑपोजिट है रिलीफ, ठीक है, और सैडनेस का ऑपोजिट होगा हैप्पीनेस। कहता है एक्टिवेशन ऑफ वन मेंबर ऑफ द पेयर ऑटोमेटिकली सप्रेसेस द ऑपोजिट इमोशन। कहता है कि अगर आपका एक इमोशन फॉर एग्जांपल जो है वो अराइज हुआ है, एक्टिवेट हुआ, अगर आप हैप्पी हो उस टाइम पे सैड वाला जो होगा वो डिमिनिश हो जाएगा, उसकी इंटेंसिटी कम हो जाएगी। अगर आप इस टाइम पे सैड हो तो आपका हैप्पीनेस वाला इमोशन जो है वो डिमिनिश हो जाएगा। तो एट अ टाइम आप एक इमोशन रखते हो, फॉर एग्जांपल आप कहीं पे डिस्गस्टिंग फील कर रहे हो, डिस्गस्टेड फील कर रहे हो, तो आप क्या करोगे कि उस टाइम पे आपकी रिलैक्स काम फीलिंग नहीं हो सकती है। अगर किसी पे गुस्सा आ रहा है बहुत ज्यादा, तो जब गुस्सा कर रहे हो तो आइदर आप कितने भी प्यार करने के कैपेबल हो, आपकी लव की फीलिंग्स हो, वो आपकी फीलिंग्स जो है वो सप्रेस हो जाएंगी, ठीक है। ये जब हम थ्योरी हमने देखा, कहता है कि जब हमारा एक इमोशन, अच्छा इसके बाद देखो कि इमोशन ओपोनेंट प्रोसेस थ्योरी जो है ये रिचर्ड सॉलोमन ने दी है। एवरी इमोशन ट्रिगर्स एन अपोजिंग इमोशन। हैप्पीनेस है तो वो सैडनेस का इमोशन ट्रिगर करेगा, फियर है तो वो रिलीफ का करेगा, प्लेयर पेन है, प्लेयर है तो वो फिर आपको पेन का करेगा, लव है तो इसका ऑपोजिट होगा हेट। कहते हैं इमोशंस डिस्टर्ब होम्योस्टासिस, अपोजिंग इमोशन इनेबल्स अ रिटर्न टू होम्योस्टासिस। कहता है कि जो अपोजिंग इमोशंस होते हैं वो हमारे दूसरा जब इमोशन आता है तो हमारी बॉडी का एक होम्योस्टासिस होता है, एक नॉर्मल लेवल होता है जिसके ऊपर आपको इक्विलिब्रियम होता है, जिसके ऊपर आपकी बॉडी मेंटेन हो जाती है, ठीक है। कहता है कि देखो emotional reactions to a stimulus are followed by an opposite reaction. Repeated exposure to a stimulus causes the initial reaction to weaken and the opponent process opposite reaction to strengthen। कहता है कि अगर आपका एक इमोशन जो है वो रिपीटेडली आप स्टिमुलस को कर रहे हो, फॉर एग्जांपल आप फील कर रहे हो डिलाइटफुल, अच्छा फील कर रहे हो, अच्छा फील, बट कोई इमोशन है जो आपको बुरा फील कराने को स्टिमुलस है, जो आपको टारगेट कर रहा है, बुरा फील कराना शुरू कोशिश कर रहा है, तो एक टाइम आएगा कि आपकी डिलाइटफुल वाला जो है वो वीक हो जाएगा और जो आपका ऑपोजिट इमोशन होगा गिल्ट का वो आपका स्ट्रेंथन हो जाएगा। तो कहता है कि एट अ टाइम आपका एक इमोशन चलता है, दूसरा जो होता है कि वो आपका उस टाइम के ऊपर वो हो जाता है, डिमिनिश हो जाता है। तो एट अ टाइम आप एक इमोशन को लेकर चल सकते हो। आफ्टर नाउ एवरीथिंग इज क्लियर। कहता है कि हमारा जो एट अ टाइम होता है ना, एक टाइम पे एक ही इमोशन हमारा काम करता है। अगर हम एग्रेसिव हैं, एंगर हैं, तो उस टाइम पे हर इमोशन का कहता है ऑपोजिट होता है। एग्रेशन है तो उसका ऑपोजिट होगा हम हैप्पी होंगे, ठीक है। सैड है तो उसका जॉयफुल होगा, एंगर का होगा रिलैक्स्ड होगा, लव है तो उसका ऑपोजिट हेट होगा। कहते हैं कि हर इमोशन का ऑपोजिट भी एक इमोशन होता है, ठीक है। जब हमारा एक टाइम पे एक इमोशन चल रहा है तो उस टाइम पे वही स्ट्रेंथन होता है, दूसरा इमोशन डिमिनिश हो जाता है। जब हमारा दूसरा इमोशन जो है वो स्ट्रेंथन होगा तो पहला डिमिनिश हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल कहता है कि राइट नाउ आई एम फीलिंग लवली और मुझे किसी के ऊपर बहुत प्यार आ रहा है, मैं मुझे अच्छा फील हो रहा है, कोई इंडिविजुअल लाइकिंग की फीलिंग्स है। अगर मेरी लाइकिंग फीलिंग्स किसी की तरफ आ रही है तो उस टाइम पे मेरी हेट्रेड वाली फीलिंग्स डिमिनिश हो जाएंगी, ठीक है। अगर किसी इंडिविजुअल में मुझे हेट्रेड की फीलिंग आ रही है तो वहां पे मेरी लाइकिंग्स वाली फीलिंग डिमिनिश हो जाएंगी। मुझे किसी पे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है, उस टाइम पे मेरा मुझे उस पर प्यार नहीं आएगा, मेरी प्यार वाली फीलिंग्स डिमिनिश हो जाएंगी। फॉर एग्जाम्पल लेते हैं, मदर जो है वो अपने बच्चों को बहुत ज्यादा, एक टाइम आता है जब उसको बहुत तंग कर रहे हैं तो मदर बच्चे को बहुत ज्यादा डांटना शुरू कर देती है या वो उसको स्कॉल्ड करिए। एट दैट टाइम उसकी जो एंगर की फीलिंग्स है वो स्ट्रेंथन है। उस टाइम पे उसको अपना बच्चा भी प्यारा नहीं लग रहा होता, गुस्सा आ रहा है, बुरा लग रहा होता है। बट आफ्टर सम टाइम जब वो रात को सो रहा है बच्चा, तो मदर की मोस्टली मदर्स कंप्लेन कि मुझे गिल्ट हो रहा होता है एट दैट टाइम, इस तरह की फीलिंग्स आ रही होती है। तो उस टाइम पे उनकी हेट्रेड वाली फीलिंग डिमिनिश हो जाती है, लव वाली जो है वो स्ट्रेंथन होती है। लव वाली स्ट्रेंथन होती है तो आंखें खुलती है, यार गुस्सा कर दिया, यार ये कर दिया। तो वो जब आप गुस्सा कर रहे होते हो, एग्रेशन शो कर रहे होते हो, तो यू डोंट नो कि आप कैसे बोल रहे हो, क्या बोल रहे हो। इसीलिए कहते हैं कि सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स शुड बी वेरी विजिलेंट, और बहुत आपको ध्यान से वर्ड्स की सिलेक्शन करनी चाहिए, बिकॉज आप गुस्से में बहुत सी इस तरह सी बातें कर देते हो जो आपके रिलेशनशिप्स को ब्रेक डाउन कर देते हैं। तो बेटर होता है कि जब आपको गुस्सा आ रहा होता है तो यू शुड चेंज योर एनवायरनमेंट, यू शुड स्टे क्वाइट और यू शुड अवॉइड दैट सिचुएशन इमीडिएटली, सो दैट आपकी चीजें वर्सन ना हो। तो इसीलिए ना जब आप रिएक्ट करते हो, कहते हैं कि चूज टू रिस्पॉन्ड नॉट टू रिएक्ट।
जब आप रिएक्ट करने लगते हो किसी बात पे तो इमीडिएट आप गुस्सा करोगे, खामोश हो जाओगे, डिले करोगे, कुछ टाइम के बाद जब आप दोगे तो आपका गुस्सा जो है वो थोड़ा सा ठंडा हो जाता है, तो आप सेंसिबली आंसर करते हो। ठीक है, तो कहता है कि एक टाइम एक इमोशन होता है। दूसरी बात ये ओपोनेंट में ये कहता है कि फॉर एग्जाम्पल मैं अभी डिलाइटफुल फील कर रही हूँ और मुझे जो है वो वर्षा कहना, वरीशा कहना शुरू हो जाए, या किसी भी आप सिचुएशन में हो, आप अच्छा फील कर रहे हो, कोई आपको कहे कि नहीं यू आर नॉट लुकिंग गुड, यू आर नॉट डूइंग गुड, यू आर नॉट लुकिंग गुड, आपका ड्रेस अच्छा नहीं लग रहा, या किसी को बार बार ये कहना शुरू हो जाए जो आपने ये पार्टी जो है ये तो बहुत एक रिलैक्स पार्टी, इसमें सबने फॉर्मली लाइट से ड्रेसेस पहने, आप तो बहुत ही फैंसी पहनकर आ गई हो, आप तो बहुत पेंडू लग रही हो, आप तो बहुत पेंडू लग रही हो। आप पहले आपकी डिलाइटफुल की फीलिंग स्ट्रेंथन थी, आपकी गिल्ट वाली फीलिंग जो थी वो आपकी लो थी। ठीक है, आप उस पे वीकन थी। जब किसी ने बहुत ज्यादा आपके ऊपर इस तरह से कहना शुरू कर दिया तो आपकी जो डिलाइटफुल फीलिंग है वो वीक हो गई और आपकी जो गिल्ट की फीलिंग है वो आपकी स्ट्रेंथन हो गई। ठीक है, तो वो कहता है कि इस तरह से भी होता है। किसी ने देखी में भी है इस तरह बहुत से साइकोलॉजिकल इश्यूज हैं। देखो डिमेंशिया जो है उस पे कितने वो मूवी बनी हुई है, और बहुत से साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर पे मूवीज और ड्रामेस बने हुए हैं। तो आप जो हो वही हम वीडियोस के ऊपर जो है ना वो ज्यादा अच्छी स्टडी कर रहे होते हैं, या कोई मूवी की फॉर्म में कोई मैसेज है कुछ कन्वे होता है तो आपको ज्यादा अच्छी तरह से समझ आ सकती है। तो यू कैन watch that as well for your better understanding. Okay, so what we have studied today, we have studied emotions. In emotions we have studied what emotions are. After that we have seen that what are the three parts of emotions, what are the components of emotions, and how we break the components of emotions into three processes. There are three processes of emotions in which we have studied cognition, affect, conation. Then we have discussed that what are the things with which emotions are associated, and categories of emotions, primary emotions, secondary emotions, and types. There are two types of emotions, positive emotions and negative emotions. After that we have discussed there are different factors which are affecting emotions, and how we can perceive emotion. We can perceive emotion by body postures, by speech patterns, by the gestures of the next person, and by their speech we can predict their emotions. After that we have studied four theories of emotions, in which we have studied James Lange theory, Cannon-Barth theory, Schachter-Singer theory, and opponent process theory. I hope this is all for today and hope everything is clear to you. Am I right? तो फॉर एग्जाम्पल एक बच्चा है, उसके घर में उसने उसका कल्चर है कि जो खवातीन हैं वो ही काम कर रही हैं और जो मर्द हजरात हैं वो आराम करके जस्ट ऑर्डर कर रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल उसका एक कल्चर है, उसने ये लर्न किया है। अब वो कुछ टाइम के बाद उसकी शादी होती है, वो देखता है कि उसकी फैमिली, उसकी मिसेज उसको कहती है कि यार चलो तो मुझे खाना गर्म कर दो। अब उसका कल्चरल जो एनवायरनमेंट था, उसने जिस जिस एनवायरनमेंट में ब्रॉटअप ली है वहां पे उसने ये देखा, या उसके पूरे कल्चर में जिस वो जगह वो बिलोंग करा था कि यहाँ पे तो ट्रेंड ये है कि खवातीन काम करती है और मर्द जो है वो तो ऑर्डर्स देते हैं। तो उसको अगर कहा जाए तो उसकी ईगो जाग जाएगी, उसको इमीडिएट गुस्सा आना शुरू हो जाएगा, वो इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करेगा कि नहीं, वो कल्चरल नॉर्म्स की उसके अगेंस्ट हो जाएगा। तो वो आपका इमोशन जो है इमीडिएट उसका वो हो जाएगा एग्रेशन का, इरिटेबिलिटी का, गुस्सा आना शुरू हो जाएगा और उसको डिस्गस्टिंग फील होगा। अदर इसके अलावा अगर देखा जाए तो कुछ उसके ऑपोजिट देखा जाए तो कोई ऐसी फैमिली होगी जहाँ पे ये सिखाया जा रहा है एनवायरनमेंट में कि इट्स ओके, मेल्स कैन आल्सो कंट्रीब्यूट, फीमेल्स कैन आल्सो वर्क टुगेदर। तो उस बच्चे को जब फ्यूचर में कोई काम कहा जाएगा तो उसको उस तरह से गुस्सा नहीं आएगा, उसके लिए वो नॉर्मल बात होगी, वो कर देगा हेल्प। तो वो ट्रेनिंग में भी मैटर करते हैं, एनवायरनमेंट भी। फिर आपने कल्चर से देखते हो, कल्चर और एनवायरनमेंट यहाँ पे थोड़ा मिक्सअप हो रहा है, बिकॉज आपका एनवायरनमेंट भी आ रहा है कल्चर। कल्चर में एक चीज ये भी आ सकती है कि प्रोटेस्ट होती है, आप एक्सपीरियंस करते हो, एक्सपीरियंस से लर्निंग बनाते हो, इमोशन सीखते हो। प्रोटेस्ट हो रही है तो वो कहता है कि जहाँ तो कल्चर है जी, जिसकी भी प्रोटेस्ट होती है तो भागो जाओ, रोड्स ब्लॉक करो। तो आप भी जाओगे तो आप रोड्स ब्लॉक कर रहे हैं, कल्चर जी चल रहा है। जब रोड ब्लॉक हो रहे हैं तो क्या इमोशंस आ रहे हैं, इरिटेबिलिटी आ रही है, डिस्कम्फर्ट आ रहा है, एंगर आ रहा है बहुत ज्यादा, तो वो चल रही होती है। तो कहते हैं कि ये इमोशंस हम हमारे एनवायरनमेंट से लर्न करते हैं, हम हमारे कल्चर से लर्न करते हैं, और फिर हम इन इमोशंस को बिल्ड करते हैं, फिर हम उसके अकॉर्डिंगली जो है वो काम कर रहे होते हैं, हमारे इमोशंस इसके अकॉर्डिंगली
चल रहे होते हैं, उनके अकॉर्डिंगली ऑपरेट कर रहे होते हैं हमारे इमोशंस।